बीएसएफ के स्टेट कन्वेंशन में इसी हॉल में दोबारा मुझे संबोधित करने का मौका मिला है। शायद 1999 या 2000 में जब मैं नेशनल सेक्रेटरी था तो यहाँ पे कॉन्वेंशन हुआ था, एग्जैक्ट वर्ष याद नहीं है। और उस समय के हमारे अखिलेश दादाजी हैं और बाकी पुराने साथी शायद हो सकते हैं इस हॉल में, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट S for study, T for truthfulness, U for unity, D for discipline, E for energy, T for treasure। ये गुण स्टूडेंट्स में होना चाहिए। हम स्टूडेंट्स हैं और हम क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? इनलार्जमेंट ऑफ माइंड। और D for होता है डेस्मेप। डेस्मेप क्या है? डिसिप्लिन, एटिक्वेट, स्मार्टनेस, मॉरलिटी, इंग्लिश और प्रोनाउंसिएशन। अभी आचार्य श्री विद्यानंद अवधूत जी ने मॉरलिटी के बारे में विस्तार से बात किया। हमारे सोसाइटी में जो आज प्रॉब्लम है, पूरे विश्व स्तर पे जो प्रॉब्लम है, उसका सबसे मुख्य कारण है हमारा सोसाइटी अनैतिक हो चुका है, इमोरलिस्ट हो चुका है। तो हमें पूरे समाज को, पूरे यूनिवर्स में मोरलिस्ट बनाना है। और मोरलिस्ट कैसे बनेंगे हम? कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में जाने से हम मोरलिस्ट नहीं बनते हैं। देवघर, वैष्णो देवी, दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा करने से हम मोरलिस्ट नहीं होते हैं। तो आचार्य जी ने बता रहा था, हम मेडिटेशन करते हैं, पद्धति है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी किया था, बहुत ऋषि मुनियों ने किया। अगर हम मेडिटेशन की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो हम मोरलिस्ट बन सकते हैं। और हमारे अंदर जितनी सारी ज्ञान है, ज्ञान का जो भंडार है, जिसका हम 100% उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास अगर 100 रुपये है तो 100 रुपया को खर्च करने का अधिकार मेरे पास है। तो मेरा जो ब्रेन है, एक आदमी का जो ब्रेन होता है, एक मनुष्य का, उसका हम 100% यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा आइंस्टाइन के बारे में। आइंस्टाइन ने मात्र अपने ब्रेन का 33% ही यूज किया था। आइंस्टाइन अपने ब्रेन का मात्र 33% यूज किए, उसके बाद इतने बड़े वैज्ञानिक बने। और एक आईएएस, आईपीएस बनने के लिए 11-12% लोग अपने ब्रेन का यूज कर लेते हैं, तो सिविल सर्विसेज कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम 100% क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? आइंस्टाइन ने 33% ही यूज किए, और जब मेरे पास है तो हम 100% यूज कर सकते हैं। उसका मेथड है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से ही हम अपने माइंड का भी 100% यूज कर सकते हैं। ये क्षमता आपके अंदर छुपी हुई है और उसे जगाने की आवश्यकता है। श्री प्रभात रंजन सरकार ने कहा है, एजुकेशन इज द फर्स्ट थिंग, विदाउट एजुकेशन मैन कैन नॉट बी ए मैन। ये किताबी ज्ञान हम मैट्रिक और पहला क्लास से पीएचडी कर लेते हैं, वो उससे हम शिक्षित नहीं होते हैं। अगर कह सकते हैं हमारे पास में हम साक्षर होते हैं, हमारे पास किताबी ज्ञान होती है। और लॉर्ड मेकाले ने जो शिक्षा पद्धति दिया, आजादी से पहले हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति थी, भारत को वैसे भी सोने की चिड़िया कहा जाता था, गुरुकुल पद्धति थी। स्टूडेंट जाते थे, गुरुकुल में रहते थे, पढ़ते थे और वहां से तैयार होकर आते थे। तो लॉर्ड मेकाले ने जब स्टडी किया तो उन्होंने कहा जो भारत का जो मूल्य है, यहाँ का नैतिक मूल्य है, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ की गुरुकुल पद्धति है, हमें उसको ध्वस्त करना है। और उसके बाद उन्होंने जो शिक्षा पद्धति लागू किया, जिसके तहत आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये शिक्षा है क्लर्क बनाने की शिक्षा। हम वैज्ञानिक हो, हम आईएएस हो, हम आईपीएस कंप्लीट कर लें। आज के आईएएस सिर्फ एक क्लर्क होते हैं। अगर आप जाके देखेंगे कि जिला पदाधिकारी की स्थिति क्या होती है, एक क्लर्क की तरह ही होती है। और ऊपर लेवल पे सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसी डिसाइड किया जाता है, उसको इंप्लीमेंट करने में ही उनकी भूमिका होती है। उनके पास कितना भी ज्ञान है, वो ज्ञान अर्जन करके आए हैं, अपने दिमाग से वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारी देश की शिक्षा पद्धति है।
पूरे विश्व के स्तर पे अगर हम बात करते हैं, वैश्विक स्तर पे हमारे देश को, जो भारत सोने की चिड़िया थी, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और यहाँ की सोने को उठा के लेके चला गया। क्या थी वो? हमारे जो मोरल वैल्यू था इंडिया का, उसको समाप्त कर दिया गया। हमारा बिहार के इतना भी आचार्य जी बता रहे थे, इतना फर्टाइल लैंड पूरे विश्व में कहीं नहीं है। बिहार के तरह फर्टाइल लैंड पूरे विश्व में कहीं नहीं है। लेकिन आप देखिए पंजाब हरियाणा में सबसे अधिक खेती की, कृषि की आबादी हो रही है और हमारे यहाँ बेरोजगारी है। अभी हमारी प्रखर वक्ता आचार्य कल्याणमया आचार्य बुद्धिका दीदी बता रही थी, जब वो कटिहार स्टेशन पे आई तो यहाँ से माइग्रेंट कितने होते हैं, श्रम का पलायन कितना होता है। तो प्रॉपर एक व्यवस्था नहीं है, कृषि व्यवस्था नहीं है, या सिस्टम में कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था उतना है, एक सरकार को चलाना है। अभी आचार्य जी बता रहे थे 100% एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो प्रौढ़ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार ने जो प्रोटेस्टिक इकोनॉमी दिया है, अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं पूरे विश्व में, तो विश्व में जितनी सारी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान व्याप्त है। और 100 अभी आप ग्लोबल लेवल पे देखिए, सारा सिस्टम फेलियर हो गया। कैपिटलिज्म फेल हो गया, मिक्स इकोनॉमी फेल हो गया, सोशलिज्म फेल हो गया। अभी इंडिया में हमें नहीं पता चल रहा है। एक झलक हम लोग देखे थे कोविड के पीरियड में, उससे पहले जो नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी उसका एक झलक था। आने वाले 10-5 वर्षों में बेरोजगारी की वो स्थिति बनने जा रही है क्योंकि हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। आप जॉब करेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, आप बड़ा बाबू बनेंगे, सरकार के पास में खजाने में पैसा नहीं होगी जो वो आपको सैलरी देंगे। अब ये कोविड एक छोटा सा झलक हमारे पास में आया था। हम लोग, हमारे यहाँ के जितने सारे लोग बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे थे, सारे लोग घर को वापस आ रहे थे। तो ये जो प्रोटेस्टिक इकोनॉमी है, जहां पे 100% एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है, तो दादा ने कहा था मात्र सोसाइटी के 10% लोगों को ही व्हाइट कलर जॉब में जाना है, उतने ही लोगों की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों को आज अंधे दौर में हम दौड़ते हैं। जब हम मैट्रिकुलेशन कर लेते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं और हम अनवरत प्रयास करते रहते हैं। और जब वहां से हम थकते हैं, फिर हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने लग जाते हैं और जितने सारे एग्जाम्स होते हैं हम सारे एग्जाम्स को देते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, अपना पैसा देके सरकार की खजाना को भरते हैं। तो ये हमारी जो शिक्षा पद्धति है वहीं पे ये डिसाइड होना चाहिए था जो हमारे अंदर क्या गुण है। हम एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, हम एक अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, हमको उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था। हमको आईएएस आईपीएस में देखो, बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्किल में आपके जैसे भी, आपके भी बहुत सारे परिचित लोग होंगे जो यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करते रहे, 3-3 वर्ष तक वो यूपीएससी के इंटरव्यू को फेस किए और आज वो पेट्रोल पंप खोल के बैठे हैं या चिमनी का भट्टा चला रहे हैं। तो उनके अंदर जो गुण था, अगर उसका पहचान शिक्षा विद्यालय में हो जाया जाता तो हम उनको उसी तरह से उसी रास्ते पे आगे बढ़ा सकते थे। और इसका एक छोटा सा उदाहरण 3 इडियट्स फिल्म को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें जो देखिए, जिसमें एक अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का गुण था, उसको इंजीनियर बनाने के लिए लगा हुआ था क्योंकि उनको तो इंजीनियर बनना ही नहीं था। तो इस तरह से हमारे अंदर हमारी जो क्षमता है उसका पहचान होकर उस रास्ते पे जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हम सही रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, तो हमें एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था होगी। और अभी विश्व की किसी भी सरकार के पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिस व्यवस्था को लागू करके लोगों को रोजगार सृजन किया जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सके। अमेरिका में प्रॉट पे स्टडी हो रहा है। ये प्रॉट क्या है, अगर उसको हम लागू करते हैं तो कैसे रोजगार की व्यवस्था होगी। अमेरिका में स्टडी हो रहा है, अमेरिका के लोगों के पास में, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। और जब अमेरिका प्रॉट को लागू करेगा उसके बाद इंडिया में भी और भी जो डेवलपिंग कंट्री है वहां के लोग लागू करेंगे। अभी क्या हो रहा है, जो मल्टीनेशनल्स है, जो डेवलप्ड कंट्री है, हमारे कंट्री को, भारत जैसे देशों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। पबजी गेम, अभी दादा बोल रहे थे ये सोशल मीडिया जितना पॉजिटिव नहीं है उससे ज्यादा निगेटिव है।
जापान जैसे देश में 18 से 45 वर्ष के युवा स्मार्टफोन का यूज नहीं करते हैं और वहां के कोई सरकार ने ऐसा नियम नहीं बनाया। शायद युवा 18 से 45 वर्ष के एज ग्रुप के युवाओं ने डिसाइड किया जो हम लोगों को स्मार्टफोन यूज नहीं करना है और वो स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं। पबजी गेम 600 करोड़ से 700 करोड़ रुपए खर्च होते हैं उसको बनाने में और वो हमारे बीच में फ्री में परोसा जाता है और हम लोग उसको देखते हैं और हमारी पोटेंशियलिटी बर्बाद होती है। आज औसतन हम लोग 4 से 5 घंटे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं जिससे हमें कुछ आउटकम नहीं होता है और हमारी जो तर्क शक्ति है, हमारी सोचने की शक्ति है, उसे बर्बाद कर दिया है सोशल मीडिया ने। हम बिल्कुल सोशल मीडिया पे आश्रित होते हैं और आज एक छोटी सी बात की आवश्यकता होती है तो हम यूट्यूब सर्च करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, यूट्यूब उसका कुछ सोल्यूशन बताएगा और वो सोल्यूशन बताने वाले किस तरह के लोग रहते हैं, कितने क्वालिफाइड लोग होते हैं, ये आप लोग देखते होंगे। तो स्टूडेंट के लिए मुख्य रूप से 3 चीज होना चाहिए। ये स्टूडेंट लाइफ क्या होता है? चैलेंजिंग लाइफ है। हाउ टू फेस, हाउ टू टेक एडिक्वेट डिसीजन। इस उम्र में हमें सही डिसीजन नहीं मिलता है और हमारा जो सर्किल होता है, अभी आचार्य जी बता रहे थे, जब हम बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए हमारा जो सर्किल होता है और हम क्योंकि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, हमें सही और गलत का ज्ञान नहीं होता है और हम उस गलत रास्ते पे भटकते भटकते चले जाते हैं और हमारा लाइफ का जो पोटेंशियल टाइम है वो मिसयूज हो जाता है। इस सोशल मीडिया के चक्कर में हम बर्बाद हो जाते हैं और जब से कोविड पीरियड स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ, आप सारे लोग देखिए, अगर हम कोई भी चीज को अगर सर्च करते हैं उसके साथ सीरियल में हम क्या क्या देखते हैं, जो सीडो कल्चर है, नेकेड फिल्म्स होते हैं, पोर्नोग्राफी होते हैं, वो परोसा जाता है और वो हमारा इंटरेस्ट जगाता है। अगर हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, हमें सही और गलत की पहचान नहीं होती है, मोरालिटी क्या होता है, अगर हमारे अंदर मोरालिटी नहीं है तो हम निगेटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और हमारा पोटेंशियलिटी उसमें बर्बाद हो जाता है और हमारा जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य से हम भटक जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं और सोसाइटी में क्राइम, रेप ये जो बढ़ रहा है इतना, इसका यही सब अच्छे स्टूडेंट हैं, वो मोटरसाइकिल से जाएंगे, कोई बात करता है उसका मोबाइल फोन छीन के चला जाता है। तो ये विकृतियां हैं। हमारा जो खर्च होता है, हमारे पेरेंट्स जो हमारे एक्सपेंडिचर के लिए देते हैं और हमारा जो डाइवर्सन हो जाता है तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और उसके फुलफिल करने के लिए आज के यूथ गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो यूथ के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है? इंटेलेक्ट, नॉलेज। दोनों ही एक अलग है, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा। इंटेलेक्ट और लॉजिक से कार्यों को आसानी से संपादित किया जा सकता है। इसके बेस में हमें सारे लोगों को, हमारी जो गुरुकुल पद्धति थी, हमें मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। आजकल जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होते हैं, कहते मेडिटेशन में तो हमारा आधा घंटा टाइम चला जाएगा, इतना में तो हम स्टडी कर लेंगे। बहुत सारे दार्शनिक ने लिखे हैं अपने किताब में, आप 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो 6 घंटा गहरी नींद सोने के बाद आपको जितनी स्फूर्ति मिलती है उतनी स्फूर्ति आपको 15 मिनट के मेडिटेशन से मिल जाता है। तो हमें 6 घंटा सोने से जो स्फूर्ति मिलेगी और 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो 5 घंटा 45 मिनट तो मेरा सेव हो गया। आप भर रात पढ़ रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, ठीक है। आप रात में अगर पढ़ लिए तो हम 4 बजे सुबह 5 बजे फ्रेश होकर एक बार मेडिटेशन कर लें। तो ये जो सोशल साइकिल है, जो प्रकृति के द्वारा सिस्टम है, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। हम लेट से सो जाएंगे, हम 7 बजे जगेंगे, 8 बजे जगेंगे, हम फ्रेश नहीं होंगे, गैस बनेगा शरीर में। अभी के सिस्टम में पैसा कमाने के लिए हम अपने शरीर को बर्बाद कर देते हैं और जब हम पैसा कमाना शुरू करते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए वो पूरा पैसा हम उसमें खर्च करते हैं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो गया, हमारे लाइफ में तो कुछ बचा नहीं। इंडिया की जो स्थिति है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें हमारा पोजीशन कितना नीचे है। हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, इन सारे चीजों को जो ह्यूमन डेवलपमेंट, जो मानव विकास का जो आंकड़ा होता है, जो सर्वे होता है,
अभी नीति आयोग उसको प्लान करके बता रही है, उसमें हम देखेंगे हम इंडिया में किस स्थान पे पड़े हुए हैं, हम कहां जा रहे हैं। हम नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस का 1 लाख वैकेंसी निकलता है, हम 500-700 रुपए का फॉर्म फिलअप कर देते हैं या 100 रुपए करते हैं, 3 बार एग्जाम खत्म हो गया, हम 3 बार फिर से फॉर्म फिलअप किए, सरकार के खजाने में कितना पैसा गया, और वो सीट कितना होता है, 10,000 सीट होता है, 15,000 सीट होता है, 1,000 सीट की वैकेंसी आती है, हम सरकार को कितना रेवेन्यू दे दिए 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष का सैलरी देने के लिए हमने सरकार को पैसा दे दिया और उससे हमें सैलरी मिलती है, और हम उस अंधे दौड़ में सारे लोग दौड़ते हैं। तो हमें अपने अंदर छिपे हुए गुण को पहचानना पड़ेगा और उसी के हिसाब से हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। इस अंधे दौड़ में अगर हम दौड़ते रहेंगे तो उससे हमें कुछ प्राप्त होने को नहीं है। तो खास करके इस अधिवेशन में आए हुए सारे स्टूडेंट्स से मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप सारे लोग सबसे पहले एक प्रण कीजिए, जो स्मार्टफोन सोशल मीडिया से अपने आप को दूर कीजिए। मैंने कहा जितना वो पॉजिटिव है उससे ज्यादा वो निगेटिव है। आपका जो टेक्स्ट बुक है आप उससे स्टडी कर लीजिए, ये ठीक है। अगर आप मोरलिस्ट होते हैं तो सोशल मीडिया से भी आपसे स्टडी की बातों को देख लीजिए। स्टडी के इतर जो उसके नीचे का लिंक होता है आप उसको क्लिक मत कीजिए, उसके नीचे मत जाइए, उसके साइड में मत जाइए। और ये इसके लिए आपको अपने आप पे सेल्फ कमांड रखने की आवश्यकता है, और वो कोई मशीन नहीं है, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम है, वो सिस्टम है मेडिटेशन। और वो ये गेरुआधारी हमारे जो भी आचार्य होते हैं वो आपको मेडिटेशन करने की सिस्टम को बताते हैं, हम मेडिटेशन कैसे करेंगे। तो मैंने फिर दोबारा कह रहा हूं, अगर आप 15 मिनट की मेडिटेशन करते हैं, उसे 6 घंटे गहरी नींद सोने के बाद की जो स्फूर्ति होती है वो स्फूर्ति आपको प्रदान होता है। तो अब बचा लीजिए ना, 5 घंटा 45 मिनट का समय बचा लीजिए, 15 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए। 24 घंटे में अगर आप सुबह शाम करते आधे घंटे का मेडिटेशन कर लीजिए। आप 12 घंटा नहीं सोएंगे उतनी स्फूर्ति आपको मिल जाएगी। आप स्टडी कीजिए अपने टाइम को, क्योंकि समाज के हम बहुत बड़े ऋणी हैं। हम जिस विद्यालय में पढ़े, टीचर्स का वहां सैलरी दिया जाता है, हमारे स्टडी मटेरियल से खर्च होता है, कॉलेजेस में खर्च होता है, हेल्थ पे खर्च होता है। तो एवरेज हमारे लाइफ में, हमारे स्टूडेंट लाइफ में समाज का 6 से 7 लाख रुपया का हम ऋणी हैं। वो ऋण हमें सोसाइटी को चुकाना होता है, वो हमें अपने कर्म से, अपने सेवा से हम सोसाइटी को अपना ऋण चुकाएंगे। अदरवाइज जो सोसाइटी का ऋण मेरे पास रहेगा, अगर हम अपने समाज के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ अपने के लिए, अपने परिवार के लिए करेंगे, तो ये हमारा जो मनुष्य का जीवन मिला है उसका सदुपयोग तब होगा जब हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे। ये जो हमारा शरीर है 100 साल, 80 साल, 90 साल ये बर्बाद हो जाएगा अगर सिर्फ पढ़ेंगे, लिखेंगे और हम नौकरी कर लेंगे, बहुत पैसे वाले होंगे, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए करेंगे। तो इसलिए हमारा ह्यूमन लाइफ जो है वो सोसाइटी के लिए भी उसका उपयोग कीजिए, तभी उसका अधिकतम उपयोग होगा। और प्रॉट का एक फॉर्मूला है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन थ्योरी, अधिकतम उपयोग तब होगा जब इस शरीर का उपयोग हमें दूसरों के लिए भी करते हैं। और इस चीज का आज सोसाइटी में ह्रास हो रहा है। सोशल मीडिया में जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो सेलेक्टेड लोगों के द्वारा, सेलेक्टेड कंपनीज के द्वारा, सेलेक्टेड देशों के द्वारा वो परोसा जाता है। और हम तो मान लेते हैं जो है वो तो यूट्यूब पे आ गया, वो फेसबुक पे आ गया, वो गूगल में आ गया। गूगल में जो चीजें आती है या फेसबुक में जो चीजें आते हैं उसके मालिक डिसाइड करेंगे, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो जो डिसाइड करेगा। जैसे आप मीडिया में देख लीजिए क्या होता है, टीवी चैनल्स में देख लीजिए, जिस पार्टी की सरकार होती है केंद्र में, उसी पार्टी की सरकार के हिसाब से वो न्यूज को ब्रॉडकास्ट करेगा, बाकी सेंसर उसको कट कर देती है। तो ये बहुत बड़ा साइकिक एक्सप्लॉइटेशन है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। और ये हम सारे युवा विद्यार्थियों को समझने की आवश्यकता है। जो बड़े लोग हो चुके हैं समाज में, उनको ये बातें उतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। इसलिए ये हमारी जवाबदेही है समाज को अवेयर करना, उसको एजुकेट करना, तभी हमारा समाज का नवनिर्माण हो सकता है। और इसके लिए हम लोग आज इस हॉल में एकत्रित हुए हैं, इस बिहार राज्य के कोने कोने से आप यहाँ पे आए हुए हैं। आज हम लोग ये जो स्वीडो कल्चर, अब संस्कृति के अंधे दौर में पड़े रहते हैं, हमें सेंस नहीं है। हम बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, डोसा खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हम इस चीज का कभी गहन अध्ययन नहीं करते हैं।
अभी देखिए रामदेव जी कितनी तरह से बातों को बता रहे हैं, और एक रामदेव जी आज पूरे सोसाइटी को भीड़ लगा लगा के समझा रहे हैं। लोग कहते हैं नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसको लागू नहीं करते हैं। लेकिन हमारे एक सन्यासी, एक गेरुआधारी, इतने सारे लोग साधना तो यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेजेस में, आपके लॉज में जाके आपको बताते हैं आपके लाइफ स्टाइल को, आपके जीवन चर्चा को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि इस जिंदगी में हम कुछ प्राप्त कर सकें। और प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है जो हम सिर्फ सरकारी नौकरी ही करें, हमें उद्यमी बनना है। उद्यमशीलता को क्रिएट करने की आवश्यकता है जो हमारे सोसाइटी में नहीं है। एक सरकारी नौकरी में आज कितनी सैलरी, अगर एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर, एक बीडीओ की आज कितनी सैलरी होती है? 40 से 50,000 सैलरी होती है। डिप्टी कलेक्टर की सैलरी 60,000 है। अब एक नए डॉक्टर बहाल हो रहे हैं तो 65 से 70,000 उनकी सैलरी होती है। और अगर आप एक अच्छे उद्यमी हैं, एक आप देख लीजिए कुछ भी हो सकता है उद्यम, आप अच्छे से खेती कर सकते हैं। आजकल आप लोग सोशल मीडिया में देखते हुए ना, मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर है, वो आके जैविक खेती करता है, समाज को भी शुद्ध खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, शुद्ध सब्जी दे रहे हैं। आज हमें शुद्ध सब्जी नहीं मिलती है, शुद्ध फल नहीं मिलता है, अन्न और बाकी दाल की जो हम बाद में करें वो तो बड़े लेवल पे है, तो हम उसको भी क्रिएट करके हम सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये भी बहुत बड़ा सेवा का साधन है और हमारा उससे आर्थिक अर्निंग भी हो सकता है। इन सारी चीजों पे भी हमें सोचने की आवश्यकता है। तो फिर से मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, हमें जहां मौका मिलता है हम दूसरे प्लेटफॉर्म से जाते हैं, और अगर हमको यूथ को मोटिवेट करने का मौका मिलता है तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं, सोशल मीडिया और जितना बन सके आप स्मार्टफोन को तिलांजलि दे दें। आजकल बच्चे तैयार होते हैं, वो दूध पिएगा तो फोन देखेगा, उसकी मम्मी उसको म्यूजिक और वो सुनाना शुरू करते हैं। और आप लोग भी, कुछ लोगों की मजबूरी हो जाती है, उनको रिपोर्ट्स देखना है, रिपोर्ट करना है। आजकल एक सिस्टम बन गया है, पेपरलेस ऑफिस की बातें आ गई है। उस परिस्थिति में अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज लोग 2-2, 3-3 स्मार्टफोन रखे हुए हैं, एक में व्हाट्सएप चलाते हैं, 3-3 व्हाट्सएप रखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं और अपना अधिकतम समय बर्बाद करते हैं, अपना आंख खराब कर लेते हैं। ये कोविड पीरियड के बाद देखिए लोगों को कितना चश्मा लग गया, मुझे भी चश्मा लग गया, ये सोशल मीडिया की वजह से चश्मा लग गया। मैं जिस डिपार्टमेंट में था, इस कोविड में मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में था, पेपरलेस ऑफिसेस थे, सारे रिपोर्ट्स को देखने पड़ते थे, कितने कोविड पॉजिटिव आ रहा है, कितने लोगों का जांच हुआ, रिपोर्ट देना है, तो उसमें मेरा चश्मा का पावर बढ़ गया। मैं रियलाइज करता हूँ चीज़ों को, तो जब मैं इस चीज़ को रियलाइज करता हूँ तो लगा सोसाइटी में जो लोग हैं, जो स्टूडेंट है, जो यूथ है, उनकी क्या स्थिति होती होगी। जो रात के अंधेरे में, अगर हम लोग ऑफिस से आते रहते हैं, रात में देखते सड़क किनारे अंधेरे में 3-4 बच्चे मिलकर मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, ये हमारा सोसाइटी जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं? ये आपकी जवाबदेही है। आप एक यूनिट से आए हुए हैं, एक गांव से आए हुए, कॉलेज से आए हुए हैं, ये आपकी जवाबदेही बनती है। आप इन कुरीतियों को दूर करने के लिए और अपना चरित्र निर्माण करने के लिए, इस जिंदगी में एक सच्चा रास्ता प्रदान करने के लिए और जिंदगी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ें और सत पथ पे आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं आप सबों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, आप यहाँ पे आए हैं और मेरे साथ एक बार नारा लगा दीजिएगा, यूपीएसएफ जिंदाबाद, यूपीएसएफ जिंदाबाद, प्रभात रंजन सरकार जिंदाबाद, प्रभात रंजन सरकार जिंदाबाद, यूपीएसएफ जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम अंतिम चरण में है, बहुत जल्द